डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खेतों में लहलाती फसल को देख के आनंद की अनुभूति अनायासी हो जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी फसल से तो आपको और हमें अन्न की प्राप्ति होती है। लेकिन फसल का अवशेष, खासतौर से चावल से निकलने वाला भूसा, देश के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आज का हमारा एग्रीटेक स्टार्टअप इसी चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज़ एग्रीटेक स्टार्टअप में। और आज हम आए हुए हैं हापुड़ में। बिना देर किए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से। और हम लोग किसानों के लिए एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। जी अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और जैसा कि हमने जाना कि मिराकी इको सोल्यूशन बहुत सारे सोल्यूशन दे रहा है, कार्बन एमिशन कम कर रहा है, फार्मर्स की इनकम बढ़ा रहा है, साथ ही साथ प्लास्टिक का इतनी बड़ी एक चुनौती है, ना सिर्फ देश के लिए, दुनिया के लिए भी, उसका भी सोल्यूशन दे रहा है। तो इससे पहले मैं आपसे टेक्नोलॉजी की बात करूं, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपका पहली बार ध्यान कब गया इस चीज़ पर कि मुझे इस पर काम करना है? तो जो जर्नी है वो कैसे शुरुआत हुई इसकी? थैंक यू वेरी मच। जब मैं कोविड के दौरान घर से काम कर रहा था, तब ऑल्दो पराली की समस्या दिल्ली में बहुत बार देखी गई है, सुनी गई है, पंजाब हरियाणा हमेशा पिक्चर में रहा है, बट उत्तराखंड में ये समस्या कभी भी नज़र नहीं आई है। 2020 की जब पराली काटी गई और जब इतना ज़्यादा प्रदूषण हुआ, और उस टाइम पे फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा फाइन भी लगाया गया क्योंकि वो पराली जला रहे थे। जब मेरी बात हुई उन फार्मर्स से, क्योंकि वो पूरा किसानों का एरिया है और राइस और वीट दो कॉमन क्रॉप्स है जो वहाँ पे रेगुलरली होते हैं, तो उनसे पूछा गया कि इसकी कोई मार्केट में वैल्यू है नहीं, कोई इनको ख़रीदता नहीं है, और अगर आप इसको स्टोर करें तो ये एक एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई करता है क्योंकि इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट पे एक प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट के पॉइंट पे भी कि ये जलाने से रोकना है, और किसानों के एंड पे भी क्योंकि उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं थी, तो उसको कटवाने में, उसको स्टोर करने में एक बहुत बड़ा कॉस्ट जाता था, जो एक फार्मर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टू आइडेंटिफाई कि हम लोग पराली से ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसकी एक पूरी सप्लाई चेन बनाई जा सके और इस एक रेसिड्यू को मार्केट में एक अच्छे फॉर्म में उतारा जाए। सो हाँ, मेरी शुरुआत आई थिंक 2020 कोविड के दौरान हुई है, और तब से आज तक हम लोगों को काफ़ी नई चीज़ें का एहसास हुआ है, अनुभव हुआ है। हमने बात करनी शुरू करी तो हमें समझ में आया कि 2-3 मेजर यूज़ केसेस हैं किसी भी पराली या किसी भी अदर क्रॉप रेसिड्यू का। एक है कि आप उसको एज अ कैटल फीड फॉडर की तरह, गाय भैंस के लिए चारा की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि आप उसको इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल में भी 2 तरीके हैं, एक एनर्जी साइड पे और एक मटेरियल साइड पे। तो जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो बायो पैलेट्स, ब्रिकेट्स, बायो सीएनजी, बायो इथेनॉल, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं, जो सब्सिडीज़ हैं जो इन इनिशिएटिव्स को कर रही है। और एक जो बहुत नया अपकमिंग सेक्टर है वो है मटेरियल्स, कि हम लोग क्या इस पराली को या इस बायोमास को यूज़ करके हम लोग इसके कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो मार्केट में सस्टेनेबल और किसी न किसी रिजिड प्लास्टिक को हम लोग रिप्लेस कर पाए। सो वहाँ से एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बॉर्न हुआ था, और उसके बाद आई थिंक इट्स अ जर्नी। हमने तब से शुरुआत करी थी, और आज हम लोगों ने
रिफाइन कर लिया है अपना पूरा विजन। हम लोग जो सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग रिजिड सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिप्लेस करना चाहते हैं हमारे कंपोस्टेबल टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स के साथ। जी, जैसा कि आपने कहा कि प्लास्टिक को जो है उसकी रिप्लेसमेंट में आप पराली यूज़ कर रहे हैं, और नो डाउट जब पराली का जो खेतों में किसान जला देते हैं, लेकिन उसी पराली को जब आप यूज़ करेंगे तो किसानों की कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ेगी, हमें सीधे तौर पर समझ में आ रहा है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्या टेक्नोलॉजी है जो रिप्लेस कर रही है प्लास्टिक को? 100%। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम लोग फार्मर्स किसानों से पराली कलेक्ट करते हैं और फिर उस पराली को प्रोसेस करके पल्प बनाया जाता है, लुगदी कहते हैं उसको, और उस पेस्ट को जो एक लुगदी के फॉर्म में होता है उसको फिर हम लोग मोल्डिंग के थ्रू कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स में। वो फाइनल प्रोडक्ट्स रिजिड सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स हैं। अभी जो हमारे मेजर प्रोडक्ट्स जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो फूड और बेवरेज कैटेगरी में फोकस कर रहे हैं। फूड और बेवरेज में वो आपके प्लेट्स हो सकते हैं, वो आपके कप्स हो सकते हैं, वो आपके डिलीवरी कंटेनर्स हो सकते हैं। तो जितना भी प्लास्टिक जो हमारे घर में फूड डिलीवरी के थ्रू आ रही है, भंडारों में सर्व की जा रही है, या शादियों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हम लोग कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जब मैं समझाऊँ कंपोस्टेबल क्या होता है, तो कंपोस्टेबल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आपने अगर अपने बगीचे में या अपने खेत में उसको फेंक दिया, या आपने अपने किसी गाय भैंस को उसको चारे में डाल दिया, तो वो 120 से 180 दिनों के अंदर मिट्टी में मिल जाएगा और उसका कोई भी रेसिड्यू वहाँ पे रहा नहीं जाएगा। इतनी बड़ी चुनौती है प्लास्टिक को लेकर, सारी दुनिया इससे जूझ रही है, और कितना आसान सा सल्यूशन यहाँ पर हमें नज़र आता है। और बहुत यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत अच्छा काम अनुज जी आपने किया है, क्योंकि जब आप अपनी एक जर्नी शुरू करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं करते, उससे पूरा समाज, देश और दुनिया जुड़ी होती है। तो काम जो भी करें ऐसा करें जिससे सबको फ़ायदा हो, और यहाँ पर सबको फ़ायदा होता दिख ही रहा है। तो ये भी समझना चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक की पैकेजिंग है उसमें उससे किस तरह से अलग है और कितनी सस्टेनेबल ये आगे हम इसको देख पा रहे हैं? हमारी लाइफ के आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पार्ट में प्लास्टिक आप कहीं ना कहीं रिप्लेस देख सकते हो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक प्लास्टिक एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है हमारी ज़िंदगी का। इस पूरे प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे आविष्कारों की ज़रूरत है। हम जो आविष्कार कर रहे हैं वो रिजिड सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिप्लेस करने की डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब वो रिजिड सिंगल यूज़ प्लास्टिक मल्टीपल कैटेगरीज में हो सकता है। अभी जो हमारी कैटेगरी जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो फूड एंड बेवरेज कर रहे हैं। फूड और बेवरेज करने का भी एक रीज़न है कि ये इसमें अवेयरनेस ऑलरेडी क्रिएटेड है मार्केट में, तो यहाँ पे एंटर करना और एक स्टार्टअप को सर्वाइव करना इन द इनिशियल डेज वो थोड़ा आसान है। बट व्हेन यू गो अलोंग, जब आप आगे जाते हैं तो सारी कैटेगरीज, चाहे आप वो फार्मा है, चाहे वो FMCG है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, हर सिंगल चीज़ जहाँ पे प्लास्टिक यूज़ हो रही है, रिजिड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसको हम लोग प्रोबेबली एक बेहतर ऑल्टरनेटिव, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। पराली और अदर रीजनल क्रॉप रेसिड्यू, अब से हमारे नॉर्थ रीजन में अधिकतर पराली की समस्या है। आप अगर साउथ में जाते हो तो रागी की समस्या है। आप अगर MP में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे मिलेट्स होते हैं, जौ होता है, तो उसकी समस्या है। तो ये इनिशिएटिव सिर्फ पराली से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन सिंस पराली सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पराली में सिलिका होता है। सिलिका मतलब मिट्टी, तो वो मिट्टी को प्रोसेस में निकालना बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। इसीलिए पराली ही सबसे इन्फीरियर बायोमास माना जाता है, क्योंकि उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू भी नहीं है और वो मिट्टी की वजह से जलाया जाता है। एक बहुत ही सिंपल सा केस है। से अगर आप गेहूं को देखें तो गेहूं जब पकता है तो गेहूं ऊपर से नीचे पकता है, और जब पराली पकती है तो पराली नीचे से ऊपर पकती है। तो जब वो नीचे से ऊपर पकती है तो जो मिट्टी है वो उसके अंदर चली जाती है, स्ट्रॉ के अंदर। तो जब वो नेचुरली उसके स्ट्रॉ के अंदर चली जाती है तो उसको प्रोसेस से निकालना एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, जो हम लोग मिराकी के थ्रू कर पा रहे हैं। और आई थिंक दिस विल बी अ रिवॉल्यूशन इन इटसेल्फ, जहाँ हम लोग बहुत सारे फार्मर्स को जोड़ पाएंगे, एक बहुत बड़ी समस्या को रिप्लेस कर पाएंगे, और 100% ग्रीन हाउस के एमिशंस में हम लोग रिडक्शन ला पाएंगे। बिल्कुल। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ रखे हैं कुछ पराली से बने हैं, साथ ही ये
बेगास भी आपने यहाँ हाँ पर जी, use किए हैं। हमने चेक किया था कि हमारा जो प्रोसीजर है वो सिर्फ पराली से रिस्ट्रिक्टेड है या हम लोग और बायोमास भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने व्हीट स्ट्रॉ भी यूज़ किया, हमने बगास भी यूज़ किया और सक्सेसफुली हम लोग बाकी सबसे भी कर जी। तो अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो किस तरह की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो होना ज़रूरी है इस तरह का बनाने के लिए जो आप मोल्ड करते हैं, तो मोल्डिंग में किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी होती हैं? तो हमारा जो प्रोसेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, जो सबसे अच्छा खूबसूरत पार्ट है कि हमारा प्रोसेस बहुत केमिकल फ्री प्रोसेस है। तो हमारा जो मेन केमिकल का एडिशन होता है वो मोल्डिंग के टाइम पे, फाइनल मोल्डिंग के टाइम पे होता है, स्पेशली से फूड सर्विस प्रोडक्ट्स हैं। तो इन फूड में आपका ग्रेवी भी डलेगा, उसमें ऑयल भी होगा, उसमें पानी भी डलेगा, गर्म पानी भी होगा, गर्म ऑयल भी होगा। तो एट द एंड इसमें ऑयल प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग फूड सेफ केमिकल्स डलते हैं जो कि इस पूरे प्रोडक्ट को वाटर सेफ, ऑयल सेफ बना देता है, माइक्रोवेव फ्रेंडली बना देता है, हीट इंसुलेशन से बढ़िया बना देता है, फ्रीज़र फ्रेंडली बना देता है। सो वो एक सिंगल तौर पे एक केमिकल आई वुड से जो यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो पल्पिंग प्रोसेस होता है, जो इनोवेशन है हमारा, उसमें हम लोग मिनिमल केमिकल के साथ करते हैं। आप जो प्रोडक्ट्स भी देख पा रहे हैं ये अनब्लीच्ड प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल इन कलर है, इनमें कोई भी वाइट कलर का ब्लीच नहीं लगाया गया है टू मेक इट कलरफुल। एंड वही हमारी यूएसपी है कि जो हम लोग पल्पिंग कर रहे हैं, लुगदी बना रहे हैं, वो हम लोग अनब्लीच्ड नॉन केमिकल प्रोसेस से कर रहे हैं, जिससे कि वो बहुत, और वो स्पेसिफिकली पैकेजिंग के लिए बनाया जा रहा है। ये पल्प जो है स्पेसिफिकली पैकेजिंग के लिए बनाया जा रहा है। ये ट्री फ्री सॉल्यूशन है, तो इससे एक डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो पेपर इंडस्ट्री में मेजरली यूज होता है, उससे भी हम लोग इसका एक ऑल्टरनेटिव बना पा रहे हैं। दोस्तों, प्रोसेसिंग थोड़ी सी तो समझ में आई है, लेकिन प्रॉपर किस तरह से की जा रही है और कैसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेकिन छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ डीडी किसान पर। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। अनुज जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने पल्प रखा है और पराली हमारे पास यहाँ पर है, तो पल्प की जो प्रोसेसिंग है वो किस तरह से होती है? तो हम लोग सबसे पहले पराली काटी जाती है। जब हार्वेस्ट हो जाता है कोई भी धान, कटाई होती है, कटाई के बाद पराली इकट्ठी करी जाती है। फिर ये पराली को छोटे छोटे चॉप्स में काटा जाता है। चॉप्स में काटने के बाद इसकी धुलाई होती है कि इसका जो ऊपर से रेत बजरी है, जो इम्प्योरिटीज़ है, उसको हम लोग धोते हैं। उस धोने के बाद एक मैकेनिकल कुकिंग और बीटिंग प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कुक करते हैं। उसके बाद इसकी एक बीटिंग होती है, उस बीटिंग में इसको घुमाया जाता है, इसकी एक लुगदी बनाई जाती है। मल्टीपल वॉशेस होते हैं, एक बस टैग में आता है। एक हमारा प्रोप्राइटरी प्रोसेस है इस पूरे चीज़ को कन्वर्ट करने में। जो हमारी मेन यूएसपी है वो भी पराली से पल्प को कन्वर्ट करने में है। फिर एक बार जब वो पल्प लुगदी बन जाता है, उस लुगदी से हम लोग उसको हीट मोल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू बेसिकली हीट को कंप्रेस करके उसको डिफरेंट शेप्स और साइजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उस गीले फॉर्म और शेप को पहले फॉर्म किया एक मैश के थ्रू। उस मैश को फिर हम लोगों ने ऊपर से हीट कंप्रेस करके इस प्लेट के फॉर्म में शेप दिया और फिर वो फाइनली एजेस से ट्रिम होके एक आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। इसी को हम लोग मल्टीपल शेप्स एंड साइजेस में कर सकते हैं। ये आपका एक फ़ोन का बॉक्स भी हो सकता है, एक ट्रिमर का आउटसाइड का बॉक्स भी हो सकता है, आपका डिलीवरी कंटेनर भी हो सकता है, एक क्लैमशेल बॉक्स भी हो सकता है, एक बोल भी हो सकता है। जितने भी आप रिजिड सिंगल यूज़ प्लास्टिक
के प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम लोग ये बना सकते हैं। जी, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि आपने लुगदी की बात की है, जो लुगदी है वो कहीं न कहीं हमें वुड सोर्स से मिलती है, जो पेपर बनता है वो उसी से बनता है, और क्योंकि आप यहाँ पे जो इस्तेमाल है वो इसका कर रहे हैं, पराली का, हाँ जी। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से मतलब ये आप इसको मोल्ड कर पा रहे हैं और जो पेपर का रिप्लेसमेंट है वो कर पा रहे हैं? तो कोई भी आपका स्ट्रॉ या बायोमास होता है या वुड बी फॉर एग्जांपल, इसमें फाइबर होते हैं, और इसकी अगर आप टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ कहें तो इसमें सेलुलोज होता है, इसमें हेमी सेलुलोज होता है, इसमें लिग्निन होता है, और पराली के केस में इसमें सिलिका भी होता है जिसको ऐश भी कहते हैं या मिट्टी भी कहते हैं। तो ये 3-4 मेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कितना बढ़िया आप पल्प या कितना बढ़िया आप फाइनली प्रोडक्ट बना सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना सेल्यूलोज उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वुड एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसके थ्रू लोग पेपर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली उससे पल्प बनाते हुए आए हैं, उससे फाइनली पेपर बनता है। बट सिंस इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इतना प्रॉब्लम है, बायोमास में भी सेल्यूलोज की क्वांटिटी 40% है, हेमी सेल्यूलोज 30% है जो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जिसकी वजह से ये एक बहुत बढ़िया रिसोर्स बनता है जिसके लिए हम लोग पैकेजिंग के लिए स्पेशली हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-4 मेन इसके कंपोनेंट्स हैं। तो थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जो फार्मर्स हैं आप उनसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, और जो पराली का रेट आप लेंगे किसानों से वो किस रेट में ले रहे हैं, ये बेहद जानना ज़रूरी है। हमारे दर्शक इसका शायद बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि पराली की क्या कीमत उनको मिलने वाली है अब। डेफिनेटली। तो पराली का अगर आप कलेक्शन कॉस्ट, हार्वेस्ट को जो कटिंग का कॉस्ट होता है, इसका कलेक्शन कॉस्ट होता है, वो अमूमन 90 पैसे से लेकर 1 रुपये 10 पैसे के बीच में वेरी करता है। इसको हम लोग जो फार्मर है वो हमको पहुंचाने तक का हम लोग इसको 3.8 to 4 रुपीज़ पर केजी पर किलोग्राम हम लोग इसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं हर फार्मर को। तो एक बहुत बढ़िया मार्जिन है। अगर आप 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में करीब हर एक फार्मर करीब 2000 किलो पराली, 2 कुंटल पराली करीब उगाता है। तो मैं अमूमन 6000 से 7500 रुपये के बीच में एक फार्मर 1 एकड़ लैंड से अपने लिए एक एक्स्ट्रा आमदनी बना सकता है। बिल्कुल, जिसे कि वो जला के न सिर्फ पोल्यूशन क्रिएट करता है बल्कि उसकी खेत की मिट्टी भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और हमने प्रोसेसिंग समझ ली है, लेकिन अनुज जी से बातचीत जारी रखेंगे। कुछ और सवाल अभी पूछेंगे, विजन मिशन क्या लेकर चल रहे हैं वो सारी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अनुज जी, हमने आपकी पूरी स्टार्टअप जर्नी जान ली है, और जब हम किसी स्टार्टअप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या कुछ चैलेंज रहे इस फील्ड के? सबसे बड़ा चैलेंज मैं कहूँगा, मैं एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, और ये सब मेरे लिए समझना, फाइबर, उसकी निटिग्रिटीज़, उसके एलिमेंट्स। बट आई थिंक IIT ने मेरी इसमें बहुत मदद करी, IIT कानपुर ने, जिसने मुझे पूरा रिसर्च में, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, वहाँ के प्रोफेसर्स ने, फैकल्टी ने पूरा गाइड किया कि हम इसमें बेस्ट केस स्टडीज़ कैसे उठा सकते हैं, बेस्ट तरीके से हम लोग ये रेसिड्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कौन से ऐसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग इकोनॉमिकली मार्केट में सर्वाइव भी कर सकें, क्योंकि वो कन्वर्जन का भी एक पूरा प्रोसेस होता है जो एक वैल्यू एडिड प्रोसेस है। तो टारगेटिंग भी प्रोडक्ट्स की इस तरीके से की गई है कि ये एक सस्टेनेबल मॉडल बन सके, जो स्केलेबल बन सके विद टाइम, विद यूनिट्स एंड विद कैटेगरीज। जी, तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमें पता चल गई है कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो भी एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और IIT तो पूरी मदद कर ही रहा है। तो अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ अनुज आपसे, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरह की आप लेकर चल रहे हैं, और किस तरह से अपने प्रोडक्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे? आई थिंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, टीवी न्यूज़ चैनल्स, दूरदर्शन, सब चैनल्स का है। हम लोग अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया
का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो छोटे कैफ़े ओनर्स, छोटे रेस्टोरेंट्स को पहुंच रहे हैं, और वहाँ से हमको डायरेक्ट फीडबैक आ रहा है कि प्रोडक्ट का मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा है, कंज्यूमर को कलर, कंज्यूमर की ड्यूरेबिलिटी वो कैसी आ रही है। और एक जो मेजर चैनल हम लोग अब यूज़ करने वाले हैं वो चैनल है ऑनलाइन ई-कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स। तो अनुज जी, बहुत अच्छा माध्यम होता है ऑनलाइन, और आजकल तो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। यहाँ पर ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है वो कितना पॉकेट फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली तो है ही है, पॉकेट फ्रेंडली कितना है? तो ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा करता है। अगर आप किसी दूसरे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो ये प्रोडक्ट आपका 35 to 40% चीपर है, और अगर आप प्लास्टिक से कंपेयर करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली प्लास्टिक के बराबर या 1.1 टाइम्स ऑफ प्लास्टिक है। तो इससे हमें क्या माध्यम मिल रहा है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो एक इको फ्रेंडली कस्टमर्स की है वो हम लोग पुल कर पा रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग बहुत नेचुरली कंपोस्टेबल हैं और सस्ते पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। सेकेंड इज़ एक प्लास्टिक की बहुत बड़ी ऑडियंस जो शिफ्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज वो महंगा था, बट दे वांटेड कि वो चाहते थे कि वो इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव पे मूव करें। हम लोग एक बहुत बड़ा चंक वहाँ से भी उठा के मिराकी की तरफ पुल कर पाएंगे। जी, तो अनुज जी, आपसे आपका मिशन भी हम जानना चाहेंगे। अगले 2 साल, अगले 5 साल में क्या मिशन लेकर आप चल रहे हैं? जो एक सिंपल सा मिशन है हमारा, हमको इस पूरे आइडिया को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को डिसेंट्रलाइज करना है। ये प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर रीजन की या सिटी की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया की है, आई वुड से पूरी एशिया की है, क्योंकि हर एक रीजन में पराली उगाई जा रही है और उसको जलाया जा रहा है। तो हमें इस पूरे मॉडल को डिसेंट्रलाइज करना है, मतलब छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स लगाने हैं फार्मर्स के साथ, और जो गांव में, विलेजेस में, सिटीज़ में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ, कि ये एक तो मॉडल स्केलेबल हो सके, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है हमारा पराली का वो रिड्यूस हो सके, और जो रीजनल बर्निंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो अनुज जी, आपसे हम आज अपने दर्शकों के लिए एक मैसेज भी जानना चाहेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि हमारे देश में 60% से ज़्यादा जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। मुझे लगता है एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक एक्सपोर्ट फर्स्ट नेशन बन सकते हैं। छोटे गांव कस्बों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंड्रीज़ भी नहीं है। आप नॉन इंजीनियर एक छोटे टाउन में बैठे हुए शहर के लड़का या लड़की रहकर भी ये इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशन आईआईटी कानपुर की तरह आपको पूरा सपोर्ट करते हैं कि आप एक आइडिया स्टेज से, एक प्रोटोटाइप से लेकर एक एमवीपी तक स्केल अप कर पाएँ। मेरा एक आखिरी रिक्वेस्ट उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उन सारे गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए है कि सिंस जैसे आपने पॉलिसीज़ और सब्सिडीज़ बायोमास के एनर्जी साइड पे प्रोवाइड करी हैं, अगर आप उस तरीके की सेम पॉलिसीज़ और एनकरेजमेंट मटेरियल साइड ऑफ प्रोडक्ट्स, जहाँ पे उससे कोई प्रोडक्ट बनाए सके, उसमें भी आप प्रोवाइड करेंगे तो आई थिंक एक बहुत बड़ा बूस्ट हमारी रूरल इकोनॉमी को और इस पूरी इंडस्ट्री को, पूरी स्पेस को मिल सकता है। धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ आपने दिया है हमारे दर्शकों को भी, साथ ही सरकार से भी एक रिक्वेस्ट हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी आवाज़ है वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी, और वेरी ऑल द बेस्ट, आप अपने मिशन में जल्दी से कामयाब हो। हमारे यहाँ पराली की काफ़ी समस्याएं होती हैं, जिन्हें कि कुछ लोग तो पशुओं को चारा के रूप में खिला लेते हैं और कुछ जला देते हैं इसको। अगर किसानों को इसका पैसा मिले तो किसान जो है बेच सकते हैं। पराली को जो है प्रोडक्ट बना के इसे बेचा जा रहा है इसको, और वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मतलब कदम उठाया है जिन्होंने भी उठाया है ये कदम। हमारे यहाँ भी इसको लोग बाग जलाते हैं, उसके लिए जो है कई दफ़े मुकदमे हुए हैं सरकार में, जुर्माने भी दिए गए हैं, और इस पर जो है अभी पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा है। लेकिन अगर इसका सही यूज़ हो और हम लोगों से इसे ख़रीदा जाए तो हम उन कंपनियों को, या जो भी कोई संस्था ऐसी बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम उनको देने में सक्षम हैं।